हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं अपनी क्लास। और आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। और एक क्लास ऑलरेडी हमारी हो चुकी है। काफी कुछ पार्ट बेसिक का हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज सेकंड पार्ट की तरफ चलने वाले हैं हम लोग, और इसमें भी हम लोग आज कई सारे टाइप्स को कवर करने वाले हैं। बेसिक्स कल मैंने आपको क्लियर किया। क्या प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, प्रॉफिट परसेंट, डिस्काउंट, लॉस परसेंट ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होते हैं। ये बात भी हम लोगों ने डिस्कस की। तो चलिए फिर आज आगे बढ़ते हैं। ये कल का होमवर्क क्वेश्चन था। जल्दी से बच्चे इसका जवाब बता दो मुझे, क्या होगा सभी लोग। जब एक वस्तु को 80 रुपए की अपेक्षा 96 में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत 3 गुना हो जाता है। यदि उसे 90 में बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा? यदि उसे 90 में बेचा जाए तो, अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों सेलिंग प्राइस दे रखे हैं, 80 और 96। ठीक है। अब सवाल कहता है कि 80 में जब उसने बेचा तो उसे कुछ प्रॉफिट हुआ। जब उसने 96 में बेचा तो प्रॉफिट 3 गुना हो गया। अगर मैं 80 में से प्रॉफिट निकालना चाहूं, देखो मैं प्रॉफिट कैसे निकालता हूं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि बेचने वाले मूल्य में से खरीदने वाला मूल्य माइनस कर दो, आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा। यस। तो अगर मैं 80 की तरफ से प्रॉफिट देखना चाहूंगा तो 80 माइनस सीपी, भाई 80 विक्रय मूल्य है, उसमें से क्रय मूल्य हटा दिया, मुझे प्रॉफिट मिल गया। और जब मैं दूसरी तरफ से प्रॉफिट देखना चाहूंगा तो मैं कहूंगा 96 माइनस सीपी, दूसरी तरफ का प्रॉफिट ये हो गया, दूसरी तरफ का प्रॉफिट ये हो गया। एक तरफ प्रॉफिट है ये, एक तरफ प्रॉफिट है ये। अब सवाल कहता है कि 80 की जगह अगर 96 में बेचता हूं तो लाभ प्रतिशत 3 गुना हो जाता है। यानी कि जो ये सेकंड वाला प्रॉफिट है ना, ये पहले वाले का 3 गुना है। जो सेकंड वाला प्रॉफिट है, ये पहले वाले का क्या है, पहले वाले का 3 गुना है। भाई पहला वाला जो भी प्रॉफिट रहा होगा उसका 3 गुना प्रॉफिट मिला जैसे ही उसने 96 रुपए में बेचा। यही तो वो कह रहा है कि 80 की जगह अगर 96 में बेचता है तो लाभ प्रतिशत 3 गुना हो जाता है। यानी कि पहले वाला प्रॉफिट है ये, दूसरे वाला प्रॉफिट है ये, दूसरे वाला प्रॉफिट पहले का 3 गुना हो जाएगा, ऐसा सवाल ने बोला है। इक्वल कर दो। अब उसने लाभ प्रतिशत बोला है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, इसके नीचे भी सीपी इंटू 100 करोगे, इसके नीचे भी सीपी इंटू 100 करोगे, तो ये तो वैसे भी कट जाने हैं। तो चाहे लाभ प्रतिशत को बराबर करो, चाहे केवल लाभ को बराबर करो, दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब सेम ही है। एक सेकंड, कमेंट आपके में आवाज नहीं आ रही, आवाज आ तो रही है, ठीक तो है। कमेंट क्यों नहीं दिख रहे मुझे आपके? नवीन, चलो भाई, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, या तो लाभ को इक्वल करो या परसेंटेज को इक्वल करो, उससे कोई आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। तो यहां से सीपी निकालना जरा कितना होगा। भाई आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 240 माइनस 3 सीपी बराबर 96 माइनस का सीपी।
ओके, अब ये माइनस का 3 CP उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, -CP, और ये 96 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, यानी कि 240 माइनस का 96। तो कितना आएगा ये, 10 में से 6 गया 4, और 13 में से 9 गए 4, 144 आ गया 2 CP के। तो CP कितना हो गया, 72। कितना आ गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आ गया बच्चा 72। सवाल कह रहा है कि अगर वो 90 में बेचेगा, अगर वो 90 में बेचेगा तो भैया कितना प्रॉफिट परसेंट उसे हो जाएगा। तो नया वाला विक्रय मूल्य कितना है उसका, 90 रुपए। अब आप सोचो कि भैया क्रय मूल्य उसका 72 है और विक्रय मूल्य उसका 90 है, क्रय मूल्य 72 और विक्रय मूल्य 90, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया सर, ये तो प्रॉफिट हो गया 18 रुपए का। ये तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 18 रुपए का। तो अगर प्रॉफिट 18 रुपए का है तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, 18/72 गुणा 100। भाई नीचे हमेशा क्रय मूल्य को रखना है। आपका जवाब कितना आएगा, 18 चौको 72, और 4 से जाएगा 25 बार, यानी कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, उसका प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा इतना। ओके, आ गया सभी का। चले आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप तो वैसे भी आसान है, बेसिक टाइप है। जल्दी जल्दी से मुझे आंसर बताओ इसका क्या होगा। यदि SP दी हो CP कैसे निकाले, ये कौन सा है, ये कैसा सवाल हुआ। SP दिया हो तो CP कैसे निकाले, प्रॉफिट परसेंटेज दिया होगा ना। सारा कल एक्सप्लेन तो किया मैंने आपको। मान लो 10% का प्रॉफिट है तो 110% विक्रय मूल्य हो जाएगा, SP हो जाएगा। उसको इक्वल करके 100% की वैल्यू निकाल देंगे। 100% का मतलब होता है क्रय मूल्य। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया आपने। कह रहा है एक शाही की दावत, दवात, दावत कह रहा हूं, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो 20-21 है तो लाभ परसेंट। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है कि भैया लागत और विक्रय मूल्य यानी कि CP और SP का रेशियो आपको दिया हुआ है कितना, 20-21। तो आप ऐसे सोचो, कोई चीज 20 में खरीद के 21 में बेच दी तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का, और प्रॉफिट परसेंटेज बताना है तो 1/, और नीचे हमेशा क्रय मूल्य को रखना है 20 × 100। आप कहेंगे 20 × 5 = 100 और 5 एकम 5% का प्रॉफिट है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला टाइप जल्दी जल्दी से खत्म करो और मुझे जवाब बताओ फिर। अगला वाला टाइप भी आसान है, ये दो टाइप तो बहुत ही आसान है, फिर हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। नहीं, 3 × 96 वाले का नहीं है, ये कंफ्यूजन होता है बच्चों में अक्सर। वो 96 वाले का कंफ्यूजन नहीं है। आप ऐसे सोचो कि तुम भी दुकानदार हो, मैं भी दुकानदार हूं। तुमने कोई चीज बेची, तुम्हें प्रॉफिट हुआ, सपोज कुछ प्रॉफिट हुआ। मैंने वही चीज बेची, मुझे प्रॉफिट हुआ तुम्हारे प्रॉफिट का दोगुना। तो क्या 2 की मल्टीप्लाई तुम्हारे प्रॉफिट में होगी मेरा प्रॉफिट निकालने के लिए, कि नहीं। भाई मान लो तुम्हें प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का, मुझे प्रॉफिट हुआ तुम्हारे का दोगुना, तो 2 की मल्टीप्लाई किस में होगी, तुम्हारे 100 में होगी ना। तो मेरा प्रॉफिट निकालने के लिए तुम्हारे प्रॉफिट्स को 2 से गुणा करना पड़ेगा ना। तो यही केस यहां पे हुआ कि जब उसने 96 में बेचा तो उसे 3 गुना प्रॉफिट हुआ,
यानी कि जो प्रॉफिट उसे 80 में बेचने पर हो रहा था, उस प्रॉफिट को 3 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर 96 रुपए में बेचने वाला प्रॉफिट निकलेगा। इसीलिए मैंने 80 वाले को 3 से गुणा किया। कह रहा है यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो 13-17 है तो परसेंटेज प्रॉफिट। भाई 13 में खरीद के 17 में बेचा है तो कितने का प्रॉफिट है? 4 का। और परसेंटेज में निकालना है तो 4/13 गुणा 100, यानी कि आप कहेंगे 400/13%। तो 13 तिया 39, 1 10, 30 सही 10/13%, 30 सही 10/13%, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। किसी वस्तु को 4% और 8% के लाभ पर बेचने पर जो अंतर हमें प्राप्त होता है दैट इज 3 रुपया। तो कह रहा है विक्रय मूल्य का रेशियो क्या होगा? बताइए जरा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस? किसी वस्तु को 4% और 8% के लाभ पर बेचने पर प्राप्त मूल्य का अंतर 3 रुपए है। कभी भी आपसे अगर रेशियो की बात करेगा, मैं आपको ऑलरेडी ये बात पहले भी बता चुका हूं, कभी भी अगर रेशियो की बात करेगा तो हमें ओरिजिनल डेटा की जरूरत बहुत कम पड़ती है। अब जैसे उसने बोला, पहले तो वो 4% के लाभ पर बेच रहा था, फिर वो 8% के लाभ पर बेचेगा, और आपसे कह रहा है कि भैया विक्रय मूल्य का रेशियो क्या मैं यहीं से निकाल सकता हूं? क्या मुझे इस 3 रुपए की जरूरत है जो सवाल में उसने बोला कि अंतर 3 रुपए? क्या मुझे इस 3 रुपए की जरूरत है? भाई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसे सोचो कि जब उसने 4% के लाभ पर बेचा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 104%। जब वो 8% के लाभ पर बेच रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 108%। क्या मैं रेशियो इसी से ही नहीं निकाल सकता? आप कहेंगे सर इस 3 रुपए के अंतर की क्या जरूरत है? भाई कोई जरूरत नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए है कि सवाल पता नहीं कैसा है। आप यहीं से रेशियो बना सकते हो कि भैया 2 से जाएगा 2×5 = 10, 2×2 = 4, या 4 से चला जाएगा 4×2 = 8, 4×6 = 24, और 4×2 = 8, 4×7 = 28। तो कितना रेशियो आ गया? 26:27। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। कोई जरूरत नहीं है कि इस 3 रुपए का अंतर क्या दिया हुआ है, कुछ भी दिया, भाई मुझे करना ही नहीं। मुझे तो पता है कि उन्होंने परसेंटेज प्रॉफिट दे रखे हैं और यहीं से ही मैं सेलिंग प्राइस का रेशियो बना दूंगा। अब वो कितने रुपए का भी अंतर देता रहे, मुझे कोई एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी निकालनी है। ये सवाल करिए जरा। एक टेबल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर 224 रुपए है। अब उसने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अंतर क्या होता है? बच्चे क्या सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अंतर ही प्रॉफिट या लॉस परसेंट कहा जाता है? बोलो, क्या विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर ही या तो लाभ पर से लाभ होगा या हानि होगा? भाई अगर क्रय मूल्य से ज्यादा में बेच रहा है तो अंतर प्रॉफिट कहेंगे, और अगर कम में बेच रहा है तो अंतर लॉस कहेंगे। तो उसने बोला कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 224 है, तो ये 224 या तो प्रॉफिट है या लॉस है। अब वो सवाल आगे पढ़ेंगे। यदि हानि परसेंट 40% है तो विक्रय मूल्य बताओ क्या होगा? हो गया सवाल कि भैया अगर हानि आपको दी हुई है 40% और एक तरफ अंतर दे दिया क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, तो क्या ये 224 जो होगा ये 40% की ही वैल्यू होगी? बोलो, क्या हानि परसेंट अगर 40 है तो क्या ये 224 का जो डिफरेंस है ये इसी 40% की वैल्यू होगी ना? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं बच्चा कि 40% की वैल्यू कितनी है? 224। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 224/40। और आपसे उसने क्या पूछा है? आपसे पूछा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि अगर 40% की हानि है तो बेचेगा कितने में? 100 में से घटा दो। सर सेलिंग प्राइस पूछा है ना, तो 100 में से 40% की हानि घटा दो, 60% की वैल्यू आपसे पूछी है। तो 224/40 × 60।
आप कहोगे 20 दूनी 40, 20 तिया 60, और 2 से जाएगा आपका 112 बार। 112 तिया कितना हो गया? 336। ये उसका विक्रय मूल्य है, ऑप्शन नंबर डी। आप चाहो तो आप इसे रेशियो से निकाल सकते हो। कैसे? आप क्या करेंगे, हानि परसेंटेज 40 दिया हुआ है ना, तो सीपी और एसपी का रेशियो बता दो मुझे। भाई 100 रुपए अगर क्रय मूल्य है तो 40% की हानि, तो 60 में बेचेगा। 20 तिया 60, 20 पंजू 100, 5:3 का रेशियो आ गया। हमें अंतर दिया हुआ है 224, तो अंतर कितना आ गया? 2 यूनिट की वैल्यू 224। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 112। उसने आपसे विक्रय मूल्य पूछा है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 336। ऐसे भी आप कर सकते हो, रेशियो मेथड से भी, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो ये आसान सा टाइप यहां पर खत्म हुआ। ये कराने जरूरी है भाई, ये मैं मानता हूं, ये बहुत आसान है, बिल्कुल बिलो लेवल है, लेकिन कराने जरूरी है, क्योंकि जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसको तो ये है ना कि भाई जो सर ने पढ़ाया वही है जो भी है, लेकिन अगर मैं उसे ये नहीं पढ़ाऊंगा तो वो ये सोचेगा कि ये चीज है ही नहीं, और अगर ये आ गई तो वो तो ये सोचेगा कि सर ने कराई नहीं। मुझे तो सब कुछ कराना है ना, तो जो लोग पहले ऑलरेडी पढ़े हुए हैं प्लीज इरिटेट मत होना। मैं हर एक बच्चे को सोच के चलता हूं जब भी सिलेबस कंप्लीट कराता हूं, या कोई भी टीचर है, उसे ये मतलब नहीं है कि कोई बच्चा मेरे पास ऑलरेडी पहले से कहीं पढ़ा हुआ आया है या किसी और बैच में पढ़ के आया है। भाई उसके लिए तो अगर वो पढ़ा रहा है तो वो बैच फ्रेश है, उसके लिए सब बच्चा इक्वल है। यदि चीकू का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो लाभ परसेंट बताओ क्या होगा? बताइए। क्रय यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, क्या हमने ऐसा कॉन्सेप्ट परसेंटेज में नहीं पढ़ा था? ए बी का 10% है, ए बी का 50% है, ए बी का 80% है, तो वहां से ए और बी का रेशियो हम लोग बना रहे थे। यस। हाँ वो पीडीएफ मिल जाएगी बच्चा, आप समझो, वो एक साथ नहीं मिलेगी, वो चैप्टर वाइज मिलेगी। वो चैप्टर वाइज सारी क्लासेस, किसी भी चैप्टर में हमने जितनी भी क्लासेस की हैं उनकी कंबाइंड पीडीएफ प्रिंटेबल मिल जाएगी। आप थोड़ी तसल्ली तो रखो यार, आफत क्यों मचा रहे हो आप लोग? इस वीक में करा दूंगा मैं। देखो कह रहे कि क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 80% है। अगर मैं ये कह सकता हूं कि जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 80% है। 80% कौन है? क्रय मूल्य। भाई 80% कौन है? क्रय मूल्य। तो अगर मैं विक्रय मूल्य को 100 मान लूं, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ऐसा सवाल ने बोला है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है कि क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का 80% है। अगर मैं सेलिंग प्राइस को 100 मान लूं तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, क्योंकि उसने कम या ज्यादा नहीं बोला है। तो यहां से रेशियो कितना आ गया? 20 चौको 80 और 20 पंजे 100। क्या बोला उसने? प्रॉफिट परसेंटेज। आप देखो, कोई चीज 4 रुपए में खरीद कर अगर 5 में बेची जा रही है तो प्रॉफिट कितने का है? 1 रुपए का। 1 रुपए का। और अगर हमें परसेंटेज में प्रॉफिट बताना है तो 1 बटा, और नीचे हमेशा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस को रखना है, और इंटू 100। 1/4 मतलब 25%। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ये सवाल करिए। 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा? सर एक प्रॉमिस करो, सम्मान समारोह में आऊंगा तो टी शर्ट चाहिए ये वाली। ये तो पुरानी टी शर्ट है, नहीं देंगे तुम्हें यार।
तुम सम्मान समारोह तक पहुंचो तो सही, तुम्हें नई टी शर्ट मिलेगी, मेडल मिलेगा। ठीक है, ये तो हम लोग पुरानी टी शर्ट से काम चला रहा हूँ मैं तो, क्योंकि मैं क्लास ले रहा हूँ महाराष्ट्र से, और मैं आया था दिवाली पे, तो मैं टी शर्ट लेके आया था। अब मैंने वहां बोला, और वो टी शर्ट उन्होंने रख दी, और मैंने उसका साइज चेक नहीं किया, वो छोटी आ गई, वो ऐसी रखी हुई है। तो ये मेरे पास एक दो पुरानी टी शर्ट रखी हुई थी, इन्हीं से काम चला रहा हूँ भाई अब आपकी क्लास। क्योंकि अब तो अ, आदेश पारित हो गया है ना कि टी शर्ट में ही क्लास करना है, तो अच्छा है। तो इधर उधर से जुगाड़ करके चला रहा हूँ। ये पुरानी टी शर्ट का क्या करोगे तुम, नहीं देंगे तुम्हें। 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्या इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 CP? क्या 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य को मैं लिख सकता हूं 4 CP? आगे उसने बोला 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्या मैं इस 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य को 5 SP लिख सकता हूं? भाई 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य को 5 SP लिख सकता हूं, हाँ जी सर। तो क्या ये बराबर है? बिल्कुल है, तो बराबर कर दो, बिल्कुल बराबर कर दो। वैसे यहां से रेशियो बना लो। आप कहेंगे सर सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो गया? भाई सीपी के सामने क्या है 5, और एसपी के सामने क्या है जी 4। आप ऐसे सोचो, कोई चीज 5 रुपए में खरीद कर अगर मैं 4 में बेच दूं, तो क्या नुकसान है या प्रॉफिट है? भाई प्रॉफिट है या लॉस है? आप कहेंगे सर नुकसान हो गया। आप कहेंगे सर नुकसान हो गया, 5 में खरीद कर 4 में बेच दिया, तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा 1/, और नीचे कॉस्ट प्राइस को रखो 5 × 100। 1/5 का मतलब मेरे भाई 20% होता है। बिल्कुल सही है, और चूंकि लॉस है तो हम कहेंगे नुकसान है 20% का। ऑप्शन नंबर डी होगा, सी को गलती से भी गलत मत कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। बोलिए जल्दी से जवाब। कह रहा 61 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 53 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि परसेंट। ये तो कर लेंगे खुद यार। 61 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 61 SP। कह रहे 53 के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 53 CP, और बराबर है तो बराबर कर दो। तो यहां से CP/SP का रेशियो बनाओ। तो आप कहोगे सर सीपी के सामने 61 और एसपी के सामने 53। तो आप देखो, कोई चीज 61 में खरीद के अगर 53 में बेच दी तो नुकसान हो गया 8 रुपए का। भाई 8 रुपए का नुकसान हो गया ना। तो परसेंटेज में लॉस बताना है, तो 8/61 × 100। आप कहेंगे सर 800/61% का नुकसान हो गया। जितना भी आ रहा है अब आप देख लो। तो प्रॉफिट वाले ऑप्शन तो हटा ही दो, जो भी होगा नुकसान ही होगा, जो भी होगा नुकसान होगा। देखो अब 80 को 61 से भाग दोगे तो 61 एकम 61, 61 एकम 61 होता है। अब दो ऑप्शन बचे हैं, चेक करो 1 से शुरू होने वाला ऑप्शन कौन सा है। तो ये तो 1 से शुरू हो रहा है, ये 8 से शुरू हो रहा है। भैया ये हटा दो, एक ही ऑप्शन है, यानी कि ये जो है 13.11 बार कटेगा। कई बार क्या होता है, ऑप्शन बड़ी हेल्प कर देते हैं आपकी। अब आप 800 को 61 से भाग देते रहो, एक बच्चा सोचेगा 61 एकम 61, लाभ वाले ऑप्शन तो हटा ही दिए मैंने, क्योंकि नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। तो भैया 61 एकम 61, एक से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, सी लगाओ, आगे बढ़ो। तब तक दूसरा बच्चा करता रहेगा कैलकुलेट इसको। ओके, लेकिन आपको तो अच्छी कैटेगरी में जाना है। ये सवाल
खुद से करेंगे आप सेल्फ। ठीक है भाई, 318 का विक्रय मूल्य 212 के क्रय मूल्य के बराबर है, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं इस वाले सवाल की तरफ, देखिए जरा इसे। कह रहा है कि जब एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रॉफिट 25% होता है। बताइए एक्स रेशियो वाई क्या होगा। भाई एक्स का क्रय मूल्य वाई के विक्रय मूल्य के बराबर है, क्या मैं ये बोल सकता हूं एक्स का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक्स सीपी, और वाई का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, वाई एस पी। तो यहां से क्या मैं रेशियो कह सकता हूं सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया, वाई और एक्स। भाई इसके सामने वाई, इसके सामने एक्स। अब सवाल कहता है ऐसा करने पर प्रॉफिट 25% है। भैया 25% के प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 25% के प्रॉफिट का रेशियो होता है 1/4। यानी कि यहां से अगर मैं सीपीएसपी का रेशियो बनाने जाऊंगा तो मैं कहूंगा 4 और 1 रुपए का फायदा 5। क्या ये मैं बोल सकता हूं कि भैया 25% का लाभ मतलब 1/4, तो सीपी और एसपी का रेशियो हो जाएगा 4 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो एसपी आ जाएगा कितना, 5। तो क्या जो ये रेशियो है ये इस रेशियो के बराबर है। आपसे उसने क्या पूछा है, एक्स और वाई का रेशियो। उल्टा कर दो, एक्स के नीचे 5 और वाई के नीचे 4, तो उल्टा रेशियो हो जाएगा आपका 5/4 का है। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है। 4/5 नहीं बचा, 5/4, क्योंकि ये जो y बटे एक्स होगा ना यहां से, जो यहां से y बटा एक्स का रेशियो होगा वो 4/5 के बराबर होगा, क्योंकि ये क्रय मूल्य है, 4 भी क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, 5 भी विक्रय मूल्य है ना। तो y बटा एक्स 4/5। अगर मैं उल्टा कर दूंगा x बटा वाई तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला ओके, ये गलती नहीं करना है कभी भी जल्दबाजी में आके। चलो ये सवाल करो, क्योंकि ये बहुत आसान सवाल है, और जो सवाल जितना आसान होगा उसको उतना गलत होने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि बच्चा उसे उतना लाइटली लेगा। तो प्लीज अगर आप एग्जाम में बैठे, ये रिक्वेस्ट है मेरी, आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। आप ये सोचे ही नहीं कि ये तो आसान सवाल है, चलो ये अच्छा मैं नहीं कर पाऊंगा इसे। अपनी ईगो पे ना तो आसान सवाल को लेना है ना हार्ड सवाल को लेना है। आसान सवाल आए पूरे दिमाग को शांत करके एक न्यूट्रल दिमाग से, बिल्कुल न्यूट्रल दिमाग से उसको करना है, सॉल्व करना है। कोई हार्ड सवाल आए आपको लग रहा है नहीं होगा तो ईगो पे नहीं लेना है, अच्छा मुझसे नहीं होगा, छोड़ दो उसे, आगे बढ़ जाओ। कह रहे 90 मेज का क्रय मूल्य एक्स मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है। ऐसा करने पर 50% का प्रॉफिट होता है। बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। 90 मेज का क्रय मूल्य, क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं 90 सीपी, कह रहे एक्स मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्या इसको हम कह सकते हैं एक्स एसपी। और ये बराबर बोला है उसने, समान है तो बराबर कर दिया। तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया भाई, सीपी के सामने एक्स और एसपी के सामने 90, तो ये मिल गया हमें एक्स और 90 का रेशियो। अब कह रहे हैं कि ऐसा करने पर 50% का प्रॉफिट होता है। 50% का फ्रैक्शन यानी कि भिन्न कितना हो जाएगा, 1/2, और 1/2 का प्रॉफिट है। इसका मतलब है कि सीपी के नीचे 2 और एसपी के नीचे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एसपी के नीचे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि जो रेशियो हमारा एक्स और 90 का है, जो रेशियो एक्स और 90 का है वही रेशियो 2 और 3 का हो जाएगा, क्योंकि भैया ये भी सीपीएसपी का रेशियो है और ये भी सीपीएसपी का रेशियो है। 3 से जाएगा पूरा 30 बार
और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आपको ये करने की भी जरूरत नहीं थी, आप थोड़ा सा दिमाग लगाते कि भैया ये भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो 3 यूनिट की वैल्यू 90, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी पूरा 30, तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 दूनी 60, और यही आपके x की वैल्यू हो जाएगी 60। यहां से भी निकाल सकते थे। ओके, लेवल वाले क्वेश्चन होंगे भैया, तसल्ली रखो थोड़ा। गरम चाय क्यों पी रहे हो, एकदम जी फूक जाएगी, थोड़ा सा तसल्ली रखो, आएंगे। आप गायब देखोगे, मुझे कमेंट में आपका नाम भी नहीं दिखेगा जब अच्छे सवाल आएंगे। चलो अब थोड़े से पढ़ते हैं अगले टाइप, और इसमें हम पढ़ेंगे सक्सेसिव मेथड। वही सक्सेसिव मेथड जो हमने परसेंटेज में पढ़ा था, जो हमने परसेंटेज में पढ़ा था, वही सक्सेसिव मेथड अब यहां पर पढ़ेंगे कि भैया जहां पर हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, A% की वृद्धि, B% की वृद्धि, A% की कमी, B% की कमी, और A% की वृद्धि और B% की कमी, तीनों के फॉर्मूले आपको कंपाउंड इंटरेस्ट तक याद रखने हैं, क्योंकि ये तीनों फॉर्मूले वहां तक काम आएंगे। अब सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, सक्सेसिव का मतलब होता है, सक्सेसिव का हिंदी में मतलब होता है क्रमागत। अब क्रमागत का भी मतलब क्या होता है प्रॉफिट लॉस में, सपोज दैट ए ने कोई वस्तु बी को बेची, ए ने कोई वस्तु बी को बेची, या मैं अलग पेज पे आपको समझाता हूं, कई बार इसमें बच्चा कंफ्यूजन में रहता है और वो हर तरह के सवालों में सक्सेसिव समझ के उसमें लगा देता है। अब मैंने आपसे क्या बोला कि कोई दो व्यक्ति हैं ए और बी। अब ए ने कोई वस्तु एक्स रुपए में खरीदी, ए ने कोई वस्तु को एक्स रुपए में खरीदा, ये ए का क्रय मूल्य है, और उसने बेच दिया बी को, उसने बेच दिया बी को। अगर ए ने बी को बेचा है कितने में, सपोज दैट वाई रुपए में, वाई रुपए में, तो जो ए का बेचने वाला मूल्य होगा वाई, ये वाई क्या है ए का, ये वाई क्या है बच्चा, ए का बेचने वाला मूल्य है। तो जो ए का बेचने वाला मूल्य होगा, क्या ये बी का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, बी का सीपी। अब यही बी इसको सी को बेच देता है, ये भी इसे सी में बेच देता है, सपोज जेड में। तो जो बी का बेचने वाला मूल्य होगा जेड होगा, क्या यही जेड सी का क्रय मूल्य हो जाएगा, सी का क्रय मूल्य, सी का सीपी। यानी कि सक्सेसिवली ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, ऐसे ही सी डी को बेच देगा। दिस इज कॉल्ड द सक्सेसिव मेथड। इसको क्या कहेंगे, सक्सेसिव मेथड बोलेंगे कि भैया ए से कहानी की शुरुआत हुई और सी पे जाके कहानी रुकी, या फिर डी पे जाके कहानी रुकी, कहीं भी रुक सकती है। ओके, तो ये होता है सक्सेसिव मेथड। जैसे सवाल है मेरे पास, ये रहा क्वेश्चन, देखेंगे बच्चे जरा इसको, अच्छे अच्छे सवाल हैं सक्सेसिव में भी। सवाल है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु बी को 38% लाभ पर बेचा, बी ने उसे सी को 28% की हानि पर बेचा। यदि सी ने वस्तु को 9936 में खरीदा, तो ए ने उसे किस मूल्य पर खरीदा होगा। क्या ये सक्सेसिव है, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा। और मैंने आपको परसेंटेज में बताया था, याद करो, कि अगर वो परसेंटेज में ही पूछे, अगर वो प्रतिशत में ही पूछे कि ओवरऑल परसेंटेज कितना है, तो आप फॉर्मूले से जाओ, ए बी का प्लस बी गुणा प्लस ए गुणा बी बटा 100, या ए माइनस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100। अगर वो केवल परसेंटेज में पूछे, याद करो मैंने वहां ये भी बोला था कि अगर वो एग्जैक्ट वैल्यू को इंक्लूड कर दे क्वेश्चन में, तो फिर आप रेशियो मेथड से जाओ।
क्योंकि यहां पर उसने बोल दिया कि सी ने 9936 में खरीदा तो ए ने किस मूल्य पर खरीदा। तो बच्चा यहां पर हम रेशियो मेथड से जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, इनका फ्रैक्शन बदल दो। 38% का फ्रैक्शन क्या होता है, 38/100। 2 से जाएगा 19 बार, 2 से जाएगा 50 बार। फिर दूसरा क्या है आपका 28%, 28/100। 4 से जाएगा 7 बार, 4 से जाएगा 25 बार। अब सवाल कहता है भैया ए ने बी को बेचा है 38% लाभ। लाभ का मतलब है 50 से 19 जोड़ दो, 69 हो जाएगा। अब कह रहा है बी ने उसे सी को 28% के नुकसान पर बेच दिया, तो 25 में से 7 घटा दो, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। बी ने सी को बेच दिया 25 से 18। अब आपको एक काम करना है कि इधर मल्टीप्लाई करो, 25 पंजे 125, 1250, और इधर मल्टीप्लाई करो तो 18 गुणा 69 ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, 18 गुणा 69। अब एक चीज जो आपको समझनी है, क्या समझनी है कि प्रॉफिट और लॉस में जब भी सक्सेसिव वाले क्वेश्चन होंगे, जब भी क्रमागत वाले क्वेश्चन होंगे, तो जो आपका राइट हैंड साइड वाला पार्ट होगा ना, ये उस बंदे का कॉस्ट प्राइस होगा जिसके पास में वस्तु सबसे लास्ट में गई है। क्या आपने मेरी बात सुनी पूरी, या कमेंट के टाइप करने में ध्यान दे रहे हो भाई साहब? आपसे कह रहा हूं जो टाइप कर रहे हो, मैंने आपसे क्या बोला, बोलो। मैंने आपसे बोला कि प्रॉफिट लॉस के सक्सेसिव वाले क्वेश्चन में आप इस तरीके से रेशियो को सॉल्व करोगे। जो इधर पार्ट आता है ये उस वाले बंदे का कॉस्ट प्राइस होता है जिसके पास में वस्तु सबसे लास्ट में पहुंची है, और ये वाला उसका कॉस्ट प्राइस होता है जिसके पास में वस्तु शुरुआत में थी। तो शुरुआत में किसके पास थी, ए के पास, ए के पास थी, और सबसे लास्ट में किसके पास पहुंच गई, सबसे लास्ट में पहुंच गई सी के पास। तो ये ए का क्रय मूल्य, ये सी का क्रय मूल्य है। बीच वाले बंदे का क्रय मूल्य हम इस रेशियो से नहीं निकाल सकते हैं। आप कहने लगो सर बी कहां गया, फिर बी आएगा। आपको पहले मुझे ये बताना है कि सवाल में हालांकि वो सबसे शुरू और सबसे लास्ट वाले की बात करेगा, बीच वाले की बात नहीं करेगा। अगर उसने पूछ लिया कि बी का क्रय मूल्य है, तो आप क्या करोगे, पहले या तो ए का क्रय मूल्य निकाल के बी का निकाल दोगे, कि ए का आ गया तो बी को 38% लाभ पर बेचा है, तो बी का क्रय मूल्य वहां से आ जाएगा। या फिर इधर से ही निकाल दोगे कि भाई सी ने वस्तु को 9936 में खरीदा, अब बी ने ही तो बेचा है सी को 28% लाभ हानि पर, तो 28% की हानि का मतलब है 72%, 72% में बेचा है, तो 72% की वैल्यू इतनी, 100% की वैल्यू कितनी, वो बी का क्रय मूल्य आ जाएगा। तो बीच वाले का क्रय मूल्य निकालने की तो ज्यादा टेंशन लेनी ही नहीं, क्योंकि उसके बारे में वो बात करेगा ही नहीं। करेगा तो वो तो फिर ऑप्शन से, क्वेश्चन से कर देंगे हम। तो आपसे बात करेगा सबसे शुरू वाले बंदे की और सबसे लास्ट वाले की। तो जितने भी परसेंटेज दे रखे हैं सबको फ्रैक्शन में चेंज करके इस तरीके से करना है। इधर जो राइट हैंड साइड सीधे हाथ की तरफ मल्टीप्लाई आएगी सबसे लास्ट वाले का क्रय मूल्य, जो इधर आएगी मल्टीप्लाई सबसे शुरू वाले का क्रय मूल्य। अब मुझे क्या दिया हुआ है, सी ने वस्तु को 9936 में खरीदा, तो सबसे लास्ट वाले का क्रय मूल्य, सी का क्रय मूल्य दिया हुआ है 9936। एक यूनिट की वैल्यू बताना जरा, तो आप कहोगे 9936 बटा 18 गुणा 69। जल्दी से बताना बच्चे एक यूनिट की वैल्यू। मैंने इनको मल्टीप्लाई जानबूझ के नहीं किया, मुझे पता है एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए वैसे भी ये काटना पड़ेगा। तो 18 पंजे 90, 9 18 पंजे 90, 18 दूनी 36, 23 तिया 69, 23 दूनी 46, 23 चौके 92, और 3 से जाएगा 3 अट्ठे 24। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो 1250 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 एकम 8 2 10। कितनी आ गई बच्चा, 10,000 रुपया। यानी कि सबसे शुरू वाले बंदे ने उसे 10,000 में खरीदा होगा। अगर आपसे कहेगा बी ने कितने में खरीदा है जी, देखो ए ने 10,000 में खरीदा, पी को 38% लाभ पर बेच दिया, 138% निकाल दो ए का।
या फिर अगर वो बी का पूछेगा तो ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, फिर तो क्वेश्चन से हो जाएगा कि बी ने सी को 28% की हानि पर बेचा है, और अगर सी ने इतने में खरीदा तो 100 में से 28 घटा दो, 72% की वैल्यू इतना, 100% की वैल्यू आएगी वो बी का क्रय मूल्य हो जाएगी। चलिए एक और क्वेश्चन करिए। ये सवाल करिए बच्चे जरा। जल्दी से बता दो मुझे इसका जवाब, फिर आपको मैं इसी सक्सेसिव मेथड में थोड़े से और अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराता हूं। ये तो सक्सेसिव मेथड आपको आसान लग रहा होगा, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, जो भी परसेंटेज दिया होगा सबको फ्रैक्शन में बदलना है। ये तो सर वही हमारा परसेंटेज वाला तरीका है, ये क्वेश्चन भी वही है, लेकिन इसके बाद जो सवाल आएंगे उनमें थोड़ा सा रट्टाफिकेशन वाले बच्चे फिसल जाएंगे, वो फिसलन हो जाएगी उनके पैरों के नीचे, जो रट्टाफिकेशन वाले बच्चे हैं, क्योंकि उन्होंने तो एक ही तरीका रट लिया, परसेंटेज निकालो, फ्रैक्शन निकालो, ये करो वो करो। अब जो सवाल आगे आएंगे वो घुमाएंगे आपको, दिखने में ऐसे ही रहेंगे, लेकिन सवाल की लैंग्वेज अगर आप नहीं समझोगे तो फिर आप लगाते रहना उसमें फ्रैक्शन वगैरह, तो फंस जाओगे आप। किरण वरुण को 10% लाभ पर एक वस्तु बेचती है, वरुण ने उसे 1155 में अरुण को बेच दिया, 5% के लाभ कमाया है। बताइए किरण ने किस मूल्य पर वस्तु खरीदी थी। देखो किरण ने तो वरुण को बेचा, वरुण ने अरुण को बेच दिया। किरण ने 10% लाभ कमाया, वरुण ने 5% लाभ कमाया। और अगर वरुण ने 1155 में अरुण को बेचा है, तो अरुण का जो सबसे लास्ट वाला बंदा वो कौन है, अरुण। और अरुण का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना है, 1155। आपसे किसका पूछा, सबसे शुरू वाले किरण का। नहीं निकाल सकते क्या, बड़े आराम से निकाल सकते हो। जितने भी देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के आपको ये देखना है क्या ये सक्सेसिव है। सक्सेसिव का मतलब है ए बी को बेचेगा, बी अगले वाले बंदे सी को बेचेगा, अगर ऐसा है तो ही सक्सेसिव है। तो सवाल कहता है 10% का प्रॉफिट, इसका फ्रैक्शन 1/10 होता है, और 5% का प्रॉफिट या लॉस जो भी है 1/20 होता है। अब सवाल कहता है कि किरण ने तो वरुण को 10% के प्रॉफिट पर बेचा, प्रॉफिट यानी कि 10 से 1 जोड़ दो, कितना आ गया, 11। करेक्ट। वरुण ने उसे 5% लाभ पर अरुण को बेचा है, यानी कि 20 से 21 कर दो, ये आ जाएगा 200, और ये आ जाएगा 11 × 21। मैं नहीं कर रहा मल्टीप्लाई इसको, क्योंकि ये सबसे लास्ट वाले बंदे का क्रय मूल्य है। सबसे लास्ट में कौन है, अरुण, ये अरुण का क्रय मूल्य दिया हुआ है, और किरण का मुझसे पूछ लिया, ठीक है। और अरुण का क्रय मूल्य हमें दिया हुआ है 1155, इसीलिए नहीं कर रहा मैं मल्टीप्लाई इनको, मैं तो सीधा एक एक यूनिट की वैल्यू निकालूंगा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, बटे 11 × 21, तो 11 × 11, 11 × 5 = 55, 21 × 5 = 105। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5। आपसे कह रहा है किरण ने कितने में खरीदा, तो 200 × 5, किरण ने उसे 1000 में खरीदा होगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ओके। अगर बीच वाले बंदे का यानी कि वरुण का क्रय मूल्य पूछ ले तो आपको ये सब करने की नीड ही नहीं है। फिर आप कहोगे कि वरुण ने उसे 1155 में बेचा है, और वरुण को 5% का लाभ हुआ है। किसको, वरुण को। तो 5% का लाभ मतलब 105% में बेचा होगा, भाई यही तो मतलब है 5% के लाभ का। तो 105% की वैल्यू 1155, 100% की वैल्यू निकाल दो, वरुण का क्रय मूल्य आ जाएगा। फिर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, अगर बीच वाले का पूछेगा तो। मैं हर क्वेश्चन में बताते हुए चल रहा हूं आपको बीच वाले का, ये बच्चा बहुत पूछता है बीच वाले का कैसे निकालेंगे, आपके पूछने से पहले ही बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये तो हो गए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन सक्सेसिव मेथड के। अब आपको मैं थोड़ा सा घुमाने वाले क्वेश्चन देखता हूं, जिसे देखकर आप सोचो कि क्या सच में सक्सेसिव लगेगा।
अगर हाँ तो लगाओ, नहीं तो फिर क्या करें? क्योंकि एग्जाम में मैं थोड़ी बैठूंगा तुम्हारे साथ, या एग्जाम में मैं थोड़ी गाइड करूंगा कि इसको ऐसे समझो, ऐसे करो, वैसे करो। वहां तो पेन भी आपका, समय भी आपका, समझ भी आपकी, और सॉल्यूशन भी आपका, डिसीजन भी आपका, सब कुछ आपका रहेगा एग्जाम हॉल में तो। ए ने एक वस्तु 5200 में खरीदी और उसे 30% की हानि पर बेच दिया। पहले तो डिसाइड करना है कि क्या इसमें सच में सक्सेसिव लगेगा। ए ने 5200 में खरीदा और 30% के लॉस पर बेच दिया। इस राशि से उसने दूसरी वस्तु खरीदी और 60% के लाभ पर बेच दिया। बताइए उसे ओवरऑल कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है? क्या यहां सक्सेसिव लगेगा? बिल्कुल लगेगा। सर आपने तो बोला था सक्सेसिव का मतलब है ए बी को बेच रहा है, बी सी को बेच रहा है, वहां सक्सेसिव है। यहां तो ए की ही बात हो रही है, बी की तो बात ही नहीं हो रही, सी की तो बात ही नहीं हो रही। हाँ, मैं मान रहा हूं ए की बात हो रही है, लेकिन है ये सक्सेसिव चीज कि ए ने एक वस्तु 30% के लॉस पर बेच दी। अब जो पैसा वहां से आया उसे दूसरी वस्तु खरीद के ले आया और उसे 60% के लाभ पर बेच दिया। क्या मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूं कि ए ने बी को बेचा, ए ने बी को बेचा 30% के लॉस पर, ए ने बी को बेचा है 30% के लॉस पर, और यहां ए जब बी को बेचेगा तो ऐसे मैं कह सकता हूं कि बी सी को बेचेगा 60% के प्रॉफिट पर। ये दोनों बात का मतलब सेम है। इस वाली बात का और इस वाली बात का दोनों का मतलब इक्वल है बच्चा, कि ए ने 5200 में कोई चीज खरीदी, 30% के लॉस पर बेच दिया। फिर वहां से जो पैसा आया 30% लॉस के बाद, ऐसे सोचो वो पैसा बी के पास गया है। ए ने बी को बेचा 30% लॉस पर, अब बी के पास वो वस्तु 30% लॉस पर गई है। अब बी उस वस्तु को सी को बेच देगा। यहां वो कह रहा है कि जो पैसा वहां से आया, एक कोई दूसरी चीज खरीद के ले आया, उसे 60% लाभ पर बेच दिया। दोनों का मतलब सेम हो गया, तो हम यहां पर सक्सेसिव लगा सकते हैं। या फिर आप अगर अब भी कंफ्यूजन में हो कि सक्सेसिव कैसे लगेगा नहीं लगेगा, तो आप 100 मान के कर लो। आप मान के कर लो कि ए जो है कोई वस्तु 100 रुपए में खरीद के लाया। ए है कोई वस्तु 100 रुपए में खरीद के लाया और उसने 30% की हानि पर बेच दिया। तो भैया कितने में बेचा है फिर? 30% के लॉस पर अगर बेचेगा तो कितने में बेचेगा ए उसे? आप कहेंगे सर 70% में, यानी कि 70 रुपए में बेचेगा। भाई 30% का नुकसान का मतलब क्या हुआ? 70 में बेचेगा। अब कह रहा है इस रुपए से वो कोई दूसरी वस्तु खरीद के ले आया और 60% के लॉस पर लाभ पर बेच दिया। अब इस पर 60% का प्रॉफिट कमाएगा वो। तो 70 का 60% कितना होता है? 70 का 60% आप कहोगे सर 42 होता है। भाई दो जीरो से दो जीरो गया ना, यानी कि 70 रुपए की चीज पर 42 का प्रॉफिट है, तो कितने में बेचेगा? 70 प्लस 42, यानी कि 112 में। कितने में बेचेगा? 112 में। सवाल कहता है बताओ उसका ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस का मतलब है कि शुरुआत में अगर 100 रुपए में खरीद के लाया था, तो फाइनली 112 रुपए में चीज को बेच रहा है, तो 12 रुपए का प्रॉफिट है। और कितने पर? 100 पर, और गुणा 100। आप कहोगे सर ओवरऑल 12% का प्रॉफिट है।
ओवरऑल प्रॉफिट कितना है? 12% का। अगर आप इसे सक्सेसिव से नहीं जाना चाहते हो, लेकिन मैं कहूंगा सक्सेसिव से जाओ भैया, क्योंकि उस और सक्सेसिव से जाने का मतलब है कि पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि इसमें सक्सेसिव लगेगा कि नहीं लगेगा। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, कंडीशन सक्सेसिव है। यहां भी वही कंडीशन है कि भैया एक 30% का नुकसान है और दूसरा 60% का प्रॉफिट है। अब एक प्रॉफिट और एक लॉस, फॉर्मूला कौन सा होता है? ए माइनस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100। वही परसेंटेज वाली कहानी। और ए का मतलब क्या है? प्रॉफिट, यानी कि 60। 60 माइनस 30 माइनस 60 गुणा 30 बटा 100। तो 60 में से 30 गया 30 माइनस 6×18 कितना आ गया? 12। और ये 12 अगर प्लस का है, इसका मतलब है प्रॉफिट। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। कितना आ गया? ऑप्शन नंबर ए। यहां जरूरत नहीं, यहां 5200 की जरूरत ही नहीं है हमें, परसेंटेज में आंसर पूछ रहा है तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस सवाल की जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चे, सारी पॉसिबिलिटी मैंने आपको यहां समझा दी है। चलिए, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा और चीजों को एक्सप्लोर कराता हूं। ये सवाल देखिए जरा, इसे चेक करिए। सर 160% क्यों नहीं निकाले? 160% निकाल लो। 70 का 160% वही आएगा, 112 ही तो आएगा। मैंने 60% निकाल के वापस जोड़ दिया, आप 160 निकाल दो। ऐसे क्वेश्चन मत करो बच्चे, फिर मुझे लगता है कि आप कमजोर हैं मैथ्स में अब भी। ऐसे क्वेश्चन करने वाले होते ही नहीं है कि ये क्यों नहीं निकाला, वो क्यों नहीं निकाला। ये मतलब ऐसे हैं कि इन क्वेश्चंस के आंसर आपके दिमाग में खुद से आने चाहिए। ओहो, ऐसा किया है सर ने तो इसलिए ये नहीं किया। ए ने एक वस्तु बी को 12% लाभ पर बेची, बी ने उसे सी को 8% की हानि पर बेच दिया। यदि ए उसी वस्तु को बी के विक्रय मूल्य पर सी को बेचता है, तो बताइए ए को होने वाला प्रॉफिट या लॉस क्या होगा? जो बी का विक्रय मूल्य है, जिस मूल्य पर बी ने सी को बेचा, अगर ए उसे डायरेक्ट सी को बेचे, बी को हटा दे बीच में से। आप ऐसे सोचो कि मैं आपको बेचता हूं, मेरे मैं कोई चीज 100 रुपए की लाया खरीद के, मैंने आपको 110 में दे दी, मुझे फायदा हो गया 10 रुपए का। अब क्या हुआ? आपने वही 110 रुपए की जो आपने खरीदी मुझसे, वो आपने किसी और को 115 में चिपका दी। आपने किसी और को 115 में चिपका दी। अब मुझे पता चला, ओहो, अगर मैं तुम्हें हटा दूं साइड में से और जिसे तुमने 115 में दिया, अगर मैं डायरेक्ट उसे ही 115 में देने लग जाऊं, तो मेरा तो फायदा और ज्यादा हो जाएगा। ये तो तुम जो बीच में 5 रुपए खा रहे हो, तुम्हें हटाओ बीच में से। मैं ऐसा सोच रहा हूं, तो मैं तुम्हें हटा दूंगा, मैं 115 में डायरेक्ट तीसरे वाले बंदे को बेचने लग जाऊंगा, तो मुझे तो 15 रुपए का फायदा हो गया। यही बात सवाल कह रहा है, यही बात सवाल कह रहा है कि भैया ए ने बी को 12% लाभ पर बेचा, बी ने सी को 8% की हानि पर बेचा। अगर ए उस वस्तु को बी के विक्रय मूल्य पर सी को बेचता है, डायरेक्ट सी को बेचता है, बी को हटाओ, तो ए का लाभ कितना हो जाएगा? तो आप लगाओ सक्सेसिव, क्योंकि ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा। तो 12% का फ्रैक्शन कितना होता है? 4×3=12, 4 से कटेगा 25 बार। 8% का फ्रैक्शन कितना होता है? 4×2=8, 4 से कटेगा 25 बार। अब सवाल कहता है ए ने बी को 12% लाभ पर बेचा, तो ए ने कितने में बेचा होगा भैया? 25 से 28। कह रहा है बी ने सी को 8% की हानि पर बेचा, यानी कि 25 से 23। तो गुणा करेंगे 625, गुणा करेंगे 25×3=75, 25 से 27, सॉरी 28, सॉरी 28×3=84, 28×2 56, 56 और 8 64। यानी कि जो ये वाला है प्राइस, ये ए का कॉस्ट प्राइस है,
और ये जो 644 है सबसे लास्ट वाले बंदे का, सबसे लास्ट वाले बंदे का, यानी कि 644 का क्रय मूल्य है। किसका? सी का। अब समझो बात को, ए कितने में खरीद के लाया? 625 में। यानी कि मैं उस वस्तु को 625 में खरीद के लाया हूं, मैंने बेचा तुम्हें, तुमने बेचा किसी तीसरे बंदे को, और उसने खरीदा 644 में। यानी कि ये 644 क्या है? ये तीसरे वाले बंदे का क्रय मूल्य है। अब सवाल कहता है ए उसी वस्तु को बी का विक्रय मूल्य, बी का विक्रय मूल्य यानी कि बी ने जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा है, तो 644 में ही तो बेचा बी ने। किसे? सी को। भाई बी ने विक्रय मूल्य सी को बेचा, तो बी ने जिस मूल्य पर सी को बेचा वही तो सी का कॉस्ट प्राइस है। मैं तुम्हें जिस मूल्य पर वस्तु बेचता हूं, तुम्हारा तो कॉस्ट प्राइस होगा ना, वो मेरा ही तो विक्रय मूल्य होगा। तो बी ने विक्रय मूल्य पर सी को बेचा, अगर ए उसे डायरेक्ट सी को बेच दे, अगर ए उसे डायरेक्ट सी को बेच दे, यानी कि बी का खेल खत्म, ए डायरेक्ट सी को बेचेगा 625 की चीज अगर 644 में, अगर ए डायरेक्ट 625 की चीज 644 में बेचेगा, तो कितने रुपए का ए को, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा? सर 19 का प्रॉफिट होगा। और कितने परसेंट का प्रॉफिट है? आप कहेंगे सर 19 बटा 625 और गुणा 100, 25 चौकू 100, 25 25 हम 625, 19 चौक 76 बटे 25% का फायदा है। 25 तिया 75, जीरो, 25 चौकू 100, यानी कि 3.04% का प्रॉफिट हो जाएगा ए का। तो भैया हानि, ये हटाओ, हानि नहीं प्रॉफिट होगा 3.04% का। ये भी सक्सेसिव है, लेकिन देखो किस तरीके से पूछा गया, घुमाकर। तो जितना भी घुमाकर पूछा जा सकता है मैं सारा आपको बता रहा हूं। सक्सेसिव लगेगा, सबसे पहले आपने डिसाइड किया ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सक्सेसिव लग गया। अब सक्सेसिव में भी उसने घुमाने की कोशिश करी, ए अगर डायरेक्ट सी को बेच दे, आपने वो देखी है पुष्पा राज, सबने देखी होगी, ऑलमोस्ट सब, हर बच्चे ने पुष्पा देखी होगी एक आध दो को छोड़कर। तो पुष्पा फिल्म में सारी लड़ाई क्या थी? वो सारी लड़ाई ये सवाल की तो थी, भाई पुष्पा अपनी चंदन की लकड़ी किसको बेचता था? उस चश्मे वाले को। पुष्पा ने बेचा मान लो 1 करोड़ का, चश्मे वाला उसे, जो सिंडिकेट होता है, तो चश्मे वाला उसे फिर 50 करोड़ की आगे बेच रहा है, वो 50 करोड़ वाला 100 करोड़ की आगे बेच रहा है। तो पुष्पा ने क्या किया? पुष्पा ने डायरेक्ट डील की आगे जाके कि मैं इन दोनों लोगों को हटाऊं बीच में से। वो अपना ट्रक भर के ले गया था कि भाई तू ही लेना डायरेक्ट मुझे, ये तुझे 100 करोड़ की दे रहे, मैं 80 करोड़ में दे रहा हूं तुझे, 20 करोड़ का तेरा फायदा हो रहा है। तो उसने कहा नहीं, ऐसे नेटवर्क नहीं टूटेगा, मैं थ्रू प्रॉपर चैनल ही लूंगा, तू उसको बेच, तू उसको बेच, तू उसको बेच। तो फिर को कहता है कि यार 70 करोड़ में ले ले, तो डील कर देता है वहां पे, कह रहा है 50 करोड़ में ले ले, मैं तो 10 ही करोड़ में दे रहा हूं उसे, मुझे भी 40 करोड़ का फायदा हो जाएगा, तुझे भी 40 करोड़ का फायदा हो जाएगा 50 करोड़ का। तो मान जाता है फिर। तो ये वही तो खेल है, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, अगर डायरेक्ट ए सी को बेचे तो कितने परसेंट का फायदा? नहीं देखी तो अच्छी बात है, अब एक सवाल के लिए क्या फिल्म देखोगे तुम? यही समझ लो, तो फिर जिसने देखी है वो रिलेट कर गया होगा मेरी बात। मुर्गन, हाँ वही। कह रहा है ए ने बी को 4860 में 19% की हानि पर एक टेप रिकॉर्डर बेचा। ए ने बी को, कह रहा है बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेचा जिससे ए को 17% का प्रॉफिट हो, जिससे ए को 17% का प्रॉफिट हो। कह रहा है बी का लाभ प्रतिशत क्या है? परसेंटेज पूछ रहा है, तो 4860 की जरूरत नहीं है हमें, हम 100 मान के ही कर लेंगे, हम 100 मान के ही कर लेंगे। अब सवाल में सोचो, क्या सक्सेसिव लगेगा? लगेगा तो सही, लेकिन फ्रैक्शन निकालने की जरूरत नहीं है आपको 19% और 17% का, क्योंकि सवाल ने घुमाया ही कुछ इस तरीके से है।
सवाल ने घुमाया ही कुछ इस तरीके से है कि भैया ए ने बी को 19% की हानि पर बेचा। अब बी सी को बेच रहा है। देखो, ए ने बी को बेचा और बी ने सी को बेचा, है तो सक्सेसिव का ये एक तरीका। लेकिन ए ने बी को 19% के हानि पर बेचा और बी ने सी को बेचा है। किस परसेंट पे बेचा ये नहीं दिया हुआ। अगर वो ये दे देता कि बी ने सी को 10% के लाभ पर बेचा या 20% के लाभ पर बेचा, तो ये सक्सेसिव बन जाता। लेकिन बी ने सी को बेचा है और इस लाइन ने पूरा सवाल चेंज कर दिया। यहां से लेकर यहां तक की लाइन ने पूरा सवाल चेंज कर दिया कि बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेचा जिससे ए का 17% का लाभ हो। बी ने उसे उस कीमत पर बेचा कि ए को 17% का लाभ हो। तो ये सक्सेसिव का क्वेश्चन नहीं बनता है फिर, क्योंकि यहां बी ने सी को बेचा है, कोई डायरेक्ट प्रॉफिट या लॉस परसेंट नहीं दिया हुआ। तो अगर हमें डायरेक्ट प्रॉफिट या लॉस परसेंट देता बी और सी का, तो मैं कह देता ये सक्सेसिव है, क्योंकि ए ने बी को बेचा है 19% हानि, बी सी को बेचेगा और लाभ या हानि परसेंट दे दे तो सक्सेसिव है। लेकिन बी ने सी को बेचा है उस कीमत पर जिससे ए को 17% का लाभ हो, तो अब ये सक्सेसिव नहीं है। अब ये 17% का फ्रैक्शन तुक्के वाले भाई साहब फिसल जाओगे अगर रट्टाफिकेशन से जाओगे। अब सवाल को मैं समझा रहा हूं, मैं चाहता तो ये सब इतना घिसता नहीं पेन यहाँ पे, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि जब आप बैठोगे खुद ऐसे सवालों को देखोगे तो किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करोगे। यहां से लेकर यहां तक की लाइन ने पूरा सवाल चेंज कर दिया। तो कैसे करेंगे, मान के चलो ए का क्रय मूल्य 100 रुपया है। ए का क्रय मूल्य 100 रुपये मान लो कि ए ने उसे 100 रुपये में खरीदा है। अब सवाल कहता है ए ने बी को 19% की हानि पर बेचा है। तो बी को कितने में बेचा है ए ने, 19% की हानि। तो 100 में से सीधा सीधा 19 घटा दो, बी को बेचा होगा 81 में। बी को बेचा होगा 81 में। अब बी बेचने गया सी को, बी किसको बेचने गया, सी को। अब यही लाइन सारा खेल चेंज हुआ है। कह रहे बी ने सी को बेचा है उस कीमत पर जिससे ए को 17% का लाभ हो। यानी कि बी ने उसे सी को तो बेचा, लेकिन उस कीमत पर बेचा है जिससे ए को 17% का लाभ। यानी कि भैया 100 पर 17% का लाभ, यानी कि 117 रुपए में बेचेगा बी सी को। भाई ए को 17% का लाभ, इसका मतलब क्या हुआ, ए को 17% का लाभ मतलब ए अगर 100 है तो ए को 17% का लाभ यानी कि 117% निकाल दो इसका, तो कितना आ गया 117। तो बी जो है वो सी को 117 में बेचेगा, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन ए के रेस्पेक्ट में हुई है। जब बी उसे सी को बेच रहा है तो जो उसका विक्रय मूल्य है ना, या फिर सी का जो क्रय मूल्य है, उसकी कैलकुलेशन ए के रेस्पेक्ट में हुई है कि ए को 17% का लाभ हुआ। तो 100 पर 17% का लाभ यानी कि 117। अब आप देखो, कह रहे बी का प्रतिशत लाभ कितना है। अब यहां से बी का परसेंटेज प्रॉफिट कितना है ये बता दो, कि बी ने अगर उसे 81 में खरीदा और 117 में बेचा तो बी का प्रॉफिट कितना हो गया भैया, 36 का हो गया। 117 में से 81 माइनस करोगे 36 का। और अगर हमें परसेंटेज में बताना है तो 36 बटे, और बी ने कितने में खरीदा है 81 में, और गुणा 100। तो ये जाएगा 9 चौक 36, 9 नाम 81, 400/9%। बी का प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 400/9। 9 चौक 36, 4, 9 चौक 36, 4, 9 चौक 36, 44 सही 4/9%। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये भी सक्सेसिव जैसा ही था, लेकिन सवाल को पूछने का तरीका अलग था। तो यहां भी थोड़ी सी वैरायटी मिल गई एक और सवाल में। अब मैं आपको एक और सवाल देता हूं, और ये और भी गजब लेवल का क्वेश्चन है। इसमें देखो, देखिए जरा क्वेश्चन को।
यहां सक्सेसिव नहीं लगेगा। सोचो क्या लगेगा। 1.5 लाख का मूल्य का एक मकान एक्स द्वारा वाई को 5% लाभ पर बेचा जाता है। वाई उस मकान को वापस एक्स को बेच देता है 2% की हानि पर। तो पूरे सौदे में क्या स्थिति रही? एक्स को 1350 का लॉस हुआ, एक्स को 3150 का लाभ हुआ, एक्स को इतनी हानि हुई, या एक्स को इतना लाभ हुआ। अब मैं आपको समझाता हूँ एक प्रैक्टिकल बात, जैसे मैंने वो समझाई थी ना पुष्पा वाली मूवी, उसी से ही ये क्वेश्चन है, बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कैसे? मान के चलो कि मैंने आपको कोई कार बेची, मैंने आपको कोई कार बेची, मेरे पास एक कार थी सेकंड हैंड, मैंने आपको उसे बेच दिया। मैंने बेचा आपसे 2 लाख रुपए लिए, आप ले गए बड़े खुश हो गए, अरे वाह सस्ती कार मिल गई ये रो। अब आप उसे घर ले गए, कुछ दिन चलाया, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, 2 लाख रुपए आपने मुझे दे के गए, मेरे पास वो 2 लाख रुपए भी रखे हुए हैं, मैंने कोई खर्चा नहीं किया। मुझे पता है ये आएगा वापस लेके कार को, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है क्यों आएगा। तो मैंने अभी समझना, अगर ये क्वेश्चन समझना, नहीं तो ये आप कर लो, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, तो जो नहीं कर सकते हैं वो समझो। 2 लाख रुपए मैंने रखे हुए हैं, मैंने कहा इनकी जरूरत पड़ेगी आएगा वापस। तो आप 10 दिन 15 दिन बाद वापस आए, बड़े परेशान हो गए, चिड़चिड़े, अरे सर ये तो बेकार कार है, इसका तो चलते चलते बंद हो जाती है, ये सीएनजी पे लगती ही नहीं है, ये दिक्कत वो दिक्कत, एसी नहीं चलता इसका। तो मतलब ऐसे बड़बड़ाते से हुए आए। मैंने कहा ठीक है भैया वापस दे जा मेरी कार को। कह रहा है सर ये वापस पकड़ो, मेरे 2 लाख रुपए दो। मैंने कहा 2 लाख नहीं दूंगा रुपए तुम्हें अब, भैया तुमने तो इसको चला लिया कार को, मैं तो तुम्हें 2 लाख दूंगा ही नहीं। तो मैं, तुम कहोगे ठीक है सर तुम 1,70,000 रुपए दे दो, बात खत्म करो। मैंने कहा ठीक है। अब जो 2 लाख रुपए तुम मुझे दे के गए थे, मैंने उनमें से 1,70,000 तुम्हें दे दिया, कार भी मेरे पास वापस आ गई, और अब मेरा प्रॉफिट कितना है? मोटा मोटा प्रॉफिट बता दो। तुम मुझे शुरू में 2 लाख दे के गए, मैंने उसको उठा के बक्से में रख दिया, 10-15 दिन बाद तुम आए, कार भी मुझे दे गए और 1,70,000 भी ले गए। क्या 30,000 का प्रॉफिट है मेरे पास अब भी? क्या अब भी मेरे पास 30,000 का प्रॉफिट है कि नहीं? आप कहोगे हाँ। मैं पता है ये स्टोरी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस सवाल में बच्चे दो ऑप्शंस में बड़े कंफ्यूज रहते हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। कुछ लोग 3150 कहते हैं, कुछ लोग 4350 कहते हैं। ये उनके लिए मेरा ये स्टोरी है। क्या 30,000 का सीधा सीधा प्रॉफिट है, कार भी मेरे पास आ गई, 30,000 रुपए भी मेरा प्रॉफिट हो गया। तो यस, अब इस सवाल पे आते हैं उसी चीज को। कह रहा है 1.5 लाख मूल्य वाली, अभी 1.5 लाख का काम छोड़ो, 100 मान के चलते हैं। कह रहा है एक्स ने वाई को 5% लाभ पर बेचा। मान के चलो एक्स उसे 100 रुपए में खरीद के लाया, और एक्स ने उसे वाई को बेच दिया कितने में? 105 में। 5% का लाभ है। अब एक्स के बक्से में कितने रुपए रखे हुए हैं? भाई एक्स ने वाई को अगर 5% के लाभ पर बेचा है, तो एक्स ने वाई को बेचा 105 में। अब अपने दिमाग में सोचो, एक्स का बक्सा है, ये मैं यहां पे रख रहा हूं, ये एक्स का बक्सा है, एक्स का बॉक्स है, कितने रुपए रखेगा इसमें? मैंने दो, आप मुझे 2 लाख रुपए दे के गए, मैंने 2 लाख रुपए बक्से में रख दिया, मैंने कहा यार ये आएगा वापस। तो मैंने बक्से में कितना रुपया रख दिया? 105 रुपया रख दिया, मैंने उसको खर्चा नहीं किया। ये एक्स का बॉक्स है, 105 रुपये रख दिया। तुम 105 रुपये मुझे दे के बड़े खुश हो गए, ले गए गाड़ी को। अब तुम गए घर, तुमने उसको चलाया, तुम हो गए परेशान, तुम आए वापस रोते रोते, सर ये तो बढ़िया बात नहीं है, आपने धोखा कर दिया, वापस ले लो अपनी गाड़ी को। मैंने कहा ठीक है दे दो। तो कहोगे लाओ मेरे 105 रुपये। मैं कहूंगा 105 नहीं मिलेगा अब कहेगा वाई उसे 2% की हानि पर बेच रहा है वापिस एक्स को, यानी कि y का जो क्रय मूल्य है, y का जो कॉस्ट प्राइस है वो 105 रुपए है, और इस 105 पर 2% का नुकसान एक y झेलने को तैयार है, y झेलने को तैयार है। अब y कह रहा है कि सर ठीक है, मैं 105 रुपए में खरीद के लेके गया ना तुमसे, मुझे 2% कम रुपए दे दो तुम।
तो ये 2% किसका निकलेगा? ये 2% निकलेगा जिस मूल्य पर वाई खरीद के गया है। तो आप कहोगे कि सर इस पे 2% निकालना जरा, इसका 2%, 2% 105 का निकालना, ये आ जाएगा आपका 105 का, सॉरी, ये आ जाएगा 2.1, 105 दूनी 210, 2.1 आ जाएगा। यानी कि वाई ने बोला कि ठीक है सर, आप मुझे 2.1 रुपया कम दे दो। तो मैं वाई को कितने दूंगा? एक्स ने वाई को कितना दिया? एक्स ने वाई को कितना दिया? फिर ये बक्सा खोला अपना और 105 में से 2.1 रुपए कम कर दिया, और कितना दे दिया? 105 में से 2.1 रुपए कम करके 103.9 रुपए दे दिया, 102.9, 102.9 रुपए दे दिया। ये वाई को पकड़ा दिया उसने, ठीक है। अब ये वाई के पास चला गया, एक्स के बक्से में 105 रुपए थे, 102.9 रुपए गए, तो एक्स का फायदा अब भी कितना रह गया? एक्स का फायदा अब भी 2.1 रुपए का फायदा रह गया। ये मैं इतनी डिटेल में आपको समझा रहा हूं क्योंकि बच्चा इसमें 80% बच्चा कंफ्यूज रहता है इन दो ऑप्शन में। ये इतने डिटेल में समझाने वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूं जानबूझ के, ताकि आपको कभी कंफ्यूजन हो ही ना। मैंने बोला एक्स ने वाई को 105 में बेचा, एक्स ने वो 105 रुपए उठाए बक्से में रख दिए, वापिस आएगा ये मेरे पास। वाई वापस आया, वाई ने कहा सर वापस ले लो। 2% का नुकसान झेलने को तैयार है वाई, तो वो 2% 105 का निकलेगा। वाई 2.1 रुपए का नुकसान झेलने को तैयार है, तो वाई कितने रुपए देगा? ओ सॉरी, एक्स कितने रुपए देगा वाई को? अपना बक्सा खोलेगा, 105 में से इतने रुपए कम करके 102.9 रुपए दे देगा। अब भी एक्स का कितना फायदा हो गया? 2.1 का फायदा। या इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भैया जितने रुपए की नुकसान वाई झेल रहा है वही तो एक्स का फायदा है। जितने रुपए का नुकसान वाई झेल रहा है वही एक्स का फायदा है। एक्स को उतने ही रुपए बक्से में से कम निकालने पड़ेंगे। तो अगर 2.1 का नुकसान झेलने को तैयार है वाई, तो इतने रुपए कम निकालने पड़ेंगे इसको बक्से में से। ऐसे भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो पेपर में कैसे करना है सर, ये लेट हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऐसे वाले बच्चों को मैं ये पता नहीं क्या तुम कौन से ग्रह से तुम आए हो। मैं फिर कह रहा हूं कि भैया मैं तुम्हें ये सवाल समझा रहा हूं ताकि वहां गलत ना करो। एग्जाम में कैसे करना है मैंने बता तो दिया कि एक्स ने 105 में बेचा, अब 105 का 2% निकाल दो, 2.1 आ गया, यही एक्स का फायदा है। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, ऐसे करना है एग्जाम में। अब कह रहा है एक्स इतने में खरीद के लाया, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1,50,000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 जीरो से काट दो, 1500। तो उसने क्या पूछा? एक्स का फायदा, पूरे सौदे में एक्स का फायदा। तो 2.1 का फायदा हुआ है ना, तो 2.1 की वैल्यू कितनी होगी? गुणा 1500, पॉइंट हटेगा जीरो, 3150 का फायदा है। डी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। 2.9 का फायदा नहीं होगा, 2.9 का फायदा नहीं होगा बच्चा, क्योंकि 2.9 102.9 रुपए तो इस बक्से में से एक्स ने निकाल के दे दिए वाई को। इस बक्से में 105 रुपए रखे थे, एक्स ने 102.9 रुपए निकाल के वाई को दे दिए। कितने बचे बक्से में रुपए? 2.1 ही तो बचे। तो यही तो फायदा है एक्स का, 2.9 नहीं होगा। इसीलिए मैंने डिटेल में समझाया कि बच्चे इन दो ऑप्शन में कंफ्यूज रहते हैं। ये पूरा टाइम जो 8-10 मिनट का दिया है इस वजह से दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, ये हो गया। चलते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं। आइए, सवाल कहता है एक दुकानदार को 66 वस्तु बेचने पर 22 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। बताइए उसका लाभ परसेंट क्या होगा। पहले मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा, फिर मैं आपको इसको शॉर्ट मेथड से बताऊंगा।
इतना डिटेल में समझाने के बाद भी जो बच्चे अड़ के बैठ गए ना कि नहीं सर 4350 होगा, तो भाई साहब आप 4350 मान के चलो, आपके हिसाब से ठीक है 4350, मुझसे गलत मत करवाओ। मैं 3150 पे टिका बैठा रहूंगा, आप 4350 पे रहो। वेरी गुड, एग्जाम में आए तो 4350 ही लगा के आना पक्का। फिर लड़ना मत उनसे कि ये मेरा सही है वो मेरा सही है, वो सुनते नहीं है किसी की। देखा कितने प्रदर्शन हो गए, वो सुनते ही नहीं है किसी की, लगाना तुम 4350। वो बैठा है ना चाचा, एसएससी का चेयरमैन, वो दर्शन भी नहीं, एक बार को भगवान दर्शन दे देंगे, वो दर्शन भी नहीं देता है वो। एक दुकानदार 66 वस्तु बेचने पर 22 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ परसेंट बताओ क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन कि भैया कितनी वस्तु बेचने पर, एक पहेली के रूप में देगा, वो सीधा सीधा नहीं बोलेगा आपको कि 100 रुपए का लाभ है, 50 रुपए का लाभ है, इतना लाभ, वो एक घुमा के देगा आपको, एक पहेली के रूप में देगा कि 66 वस्तु बेची और इतनी वस्तु बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ है ना, वो हुआ है 62 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। यानी कि प्रॉफिट उसने एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं बोला, उसने बोला कि 22 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, उतने रुपए में मैं 22 वस्तु खरीद के ले आता, उतने रुपए में 22 वस्तु खरीद के ले आता जितने का प्रॉफिट हुआ है। ये उसने एक पहेली बना के दे दी। अब मैं आपको पहले इस दो मेथड से कराऊंगा, एक डिटेल मेथड अच्छा है वो भी, मतलब टफ नहीं है, और एक मैं बताऊंगा शॉर्ट मेथड कि आपको डायरेक्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सवाल जैसे आपने देखा, आपने सवाल में ढूंढना है कि इस पूरे क्वेश्चन में ओवरऑल प्रॉफिट है या लॉस है। इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में आपको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये आपको ढूंढना है। तो आपने देखा कि सर इसे पूरे के पूरे सवाल में हमें एक वर्ड दिखा लाभ, यानी कि भाई साहब को प्रॉफिट हुआ है। अब अगर भाई साहब को प्रॉफिट हुआ है तो हमें लाभ के बारे में पता होना चाहिए कि बेचने वाले मूल्य में से खरीदने वाला मूल्य माइनस किया जाता है। भाई बेचने वाले मूल्य में से खरीदने वाला मूल्य माइनस कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि हमने देखा ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। अब जो प्रॉफिट है, पी के नीचे क्या लिखना है, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ है 22 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। प्रॉफिट कितना हुआ बच्चा, 22 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। तो प्रॉफिट के नीचे लिखो 22 और क्रय मूल्य के बराबर है ना, तो 22 सीपी, ये प्रॉफिट हुआ है। जितना प्रॉफिट हुआ, जो भी पहेली पजल उसने बना के दे रखी है कि 22 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो आप लिख दो 22 सीपी, लिख दिया आपने। अब आप मुझे बताओ उसने वस्तु बेची कितनी है, उसने एक्चुअल में वस्तु बेची कितनी है। सर उसने 66 वस्तु बेची है, केवल 66। क्या अगर 66 वस्तु बेची है तो क्या 66 वस्तु खरीद के भी लाया होगा। भाई आप दुकानदार हो, मान लो आप 10 पेन बेचते हो, तो क्या ये 10 पेन आप कहीं ना कहीं से खरीद के भी तो लाए होगे ना, कि ऐसे ही आपने जादू किया और 10 पेन आपके पास आ गए, आप कहीं अलग से खरीद के लाए होगे, यहां आपने बेच दिया। तो अगर उसने 66 वस्तु बेची तो 66 कहीं से खरीद के भी लाया होगा। तो भैया एसपी के नीचे लिखो 66 एसपी, और खरीद के भी लाया होगा तो सीपी के नीचे लिख दो 66 सीपी, और ये बीच में बराबर का साइन। ठीक है, प्रॉफिट के नीचे क्या लिखना है, प्रॉफिट के नीचे लिखना है 22 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि 22 सीपी। अब यहां से रेशियो बना लो सीपी एसपी का, जल्दी से जल्दी से यहां पे रेशियो बना लो, सीपी एसपी का कितना होगा। आप ये 66 को इधर ले आओ, आप ये क्या करो, आप ये 66 को इधर ले आओ। तो अगर आप 66 को इधर लेके आओगे तो प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि ये सीपी है ये भी सीपी है, तो ये आ जाएगा 88 सीपी बराबर 66 एसपी। तो 22 दिया 66, 22 चौको 88, तो सीपीएसपी का रेशियो कितना हो गया। आप कहेंगे इसके सामने 3 और इसके सामने 4, यानी कि कोई चीज 3 में खरीद के 4 में बेच दी गई।
कोई चीज 3 में खरीद के 4 में बेच दी गई तो प्रॉफिट कितने का हो गया? प्रॉफिट हो गया 1 का। तो भैया परसेंटेज में बताना है तो 1/, और नीचे हमेशा क्रय मूल्य को रखना है गुणा 100। आपका जवाब आ जाएगा 33 सही 1/3%। ये सबसे अच्छा मेथड यही है इस सवाल को करने का। बस आप ये देखो कि ओवरऑल प्रॉफिट है या लॉस है। आपने देखा सर लाभ है, तो लाभ बराबर क्या कर दिया? एसपी माइनस सीपी। अब लाभ कितना है? 22 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, तो 22 सीपी, जिसके बराबर अगर विक्रय मूल्य के बराबर होता तो 22 एसपी लिख देता मैं। बेची उसने कितनी वस्तु है? 66, तो खरीद के भी लाया होगा, तो एसपी के नीचे 66 एसपी, सीपी के नीचे 66 सीपी, रेशियो बनाया, हो गया। अब इसे कुछ बच्चे अलग तरीके से भी करना चाहते हैं बिना ये सब किए। आपको क्या करना है? आपको पहले ये देखना है प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। प्रॉफिट दिया हुआ है 22 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। तो जो लाभ किसके बराबर दिया हुआ है? लाभ दिया हुआ है क्रय मूल्य के बराबर। दूसरे तरीके में आपने ये देखना है कि उसे या लाभ हुआ है या हानि हुई है, वो कुछ भी हुआ हो, वो किसके बराबर हुई है? क्रय मूल्य के बराबर या विक्रय मूल्य के बराबर? आपने देखा सर लाभ हुआ है और क्रय मूल्य के बराबर हुआ है। दूसरे वाले तरीके वाले बच्चे देखो कि लाभ हुआ है और क्रय मूल्य के बराबर हुआ है, तो आप मान के चलो कि क्रय मूल्य 1 रुपया है, एक वस्तु का, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया मान के चलो। ये लिखना नहीं है, अपने दिमाग में सोचना है। ये आपने अपने दिमाग में सोचना है कि मान के चलो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो फिर लाभ कितना होगा? 22 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई? 22 वस्तु का क्रय मूल्य 22 रुपया हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 22 रुपया। प्रॉफिट कितना हो गया? 22 रुपया। और क्रय मूल्य कितना होगा? 66 वस्तु बेची है ना, तो 66 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई? आप कहेंगे कि सर एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 66 वस्तु को बेचा है तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा? मुझे क्रय मूल्य चाहिए, 66 रुपया रहा होगा। मैं फिर से समझाता हूं, देखना। मैंने कहा आप सवाल में देखो कि उसे लाभ हुआ है या हानि हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कितना हुआ है? क्रय मूल्य के बराबर या विक्रय मूल्य के बराबर? अगर वो लाभ क्रय मूल्य के बराबर हुआ है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया मान लो। अगर वो लाभ विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर हुआ है, तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपये मान लो। ठीक है, तो भैया एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया मान लिया, क्योंकि लाभ हमें कॉस्ट प्राइस के इक्वल हुआ। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, लाभ हुआ है 22 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ हो गया 22 रुपए का। सीधा सीधा, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया, तो 22 का कॉस्ट प्राइस 22 रुपया, प्रॉफिट 22 रुपए का हो गया। अब 66 वस्तु है, तो 66 का क्रय मूल्य कितना हो गया? 66 रुपया। अब प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, तो प्रॉफिट कितना है? 22, और नीचे हमेशा क्रय मूल्य रखते हैं, बटा 66 गुणा 100, 33 सही 1/3%। दूसरा तरीका ये हो गया। और ये सब आपको दिमाग में, यहां तक दिमाग में रखना है, ये आपको थोड़ा सा कॉपी में कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक और सवाल देता हूं। ये सवाल देखिए बच्चे जरा। 44 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। आप देखो उसे ओवरऑल प्रॉफिट है या लॉस है? उसे ओवरऑल प्रॉफिट है या लॉस है? सर उसे ओवरऑल प्रॉफिट है। अब जैसे आपने देखा कि प्रॉफिट है, तो हम समझ गए प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। बेचने वाले में से खरीदने वाला माइनस कर दो। अब
प्रॉफिट किसके बराबर हुआ है? 11 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। सर एंड कर दो क्लास को, आप जाओ ना, आपके लिए एंड हो गई क्लास। भाई आप जबरदस्ती मुझसे क्यों एंड करवाते हो? आपका टाइम हो गया, आप चुपचाप निकल जाया करो। मैं नंबर, जो नंबर आते हैं ना कितने बच्चे लाइव चल रहे हैं, मैं वो देखता ही नहीं हूँ। वो छुपा के रखता हूँ ताकि मुझे ये पता ही ना चले कौन बच्चा सीरियस है कौन नहीं है। आपको अगर लग रहा है कि आपका टाइम हो गया, आप जाओ। मत तो मुझसे मुझसे क्यों कह रहे हो सर टाइम हो गया बंद कर दो? मैं क्यों बंद कर दूं भैया? मेरा मन है शाम तक पढ़ाने का, मैं तो शाम तक पढ़ाऊंगा। जिसको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है आप जाओ। ऐसे क्यों इरिटेट करते हो? फिर मेरा मन नहीं करता। मतलब जब किसी भी, मैं ये आपके बैच बैच की बात नहीं कर रहा ना, मैं गुस्सा हो रहा, मैं बिल्कुल न्यूट्रल वे में कह रहा हूँ। किसी भी बैच में, मैं हर बैच में दिल से पढ़ाता हूँ, कहीं चाहे कोई छोटा बैच हो चाहे कोई बड़ा बैच हो। आपने देखा होगा मैं हर उस बैच में भी पढ़ाता हूँ जिसमें मतलब वैकेंसी बहुत रेयर आती है। लेकिन अगर कोई बच्चा कह देना कि सर बेस करो, तो मुझे लगता है कि खत्म करो ना यार चीजों को बस। जब यही पढ़ना नहीं चाहता तो मैं क्यों अपने एफर्ट लगाऊं? आप नहीं पढ़ना चाह रहे तो फिर मैं क्यों अपनी तरफ से एफर्ट लगाऊं भैया? आपकी मर्जी, आपका फ्यूचर है। आपको लगता है बेस हो गया, ठीक है, बेस हो गया, खत्म करो। कह रहे 11 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो लाभ के नीचे क्या लिख दो? 11 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, क्योंकि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। आप लिख दो 11 एसपी। अब उसने बेची कितनी वस्तु है? उसने बेची कितनी वस्तु है सर? उसने 44 वस्तु बेची हैं, 44। तो अगर 44 वस्तु बेची हैं तो 44 खरीद के भी लाया होगा। अच्छा रोज का हो गया है, अरे कोई बात नहीं, ये सब मतलब बच्चे हैं यार, मैं क्या कहूं इनसे। आप लोग सब स्टूडेंट हैं, आप सब लोग सब जूनियर हैं, तो क्या ही आप लोगों से मैं कहूं। आप लोगों को डांट भी नहीं सकता कि फिर आप लोग उसे गलत समझ जाओगे। आजकल तो ये हो गया है ना। तो 44 को बेचा है तो 44 खरीद के भी लाया होगा। तो एसपी के नीचे लिख दो 44 एसपी, और सीपी के नीचे लिख दो 44 सीपी। ठीक है बच्चा, यहां से आप एसपी और सीपी का रेशियो बना लो, जो भी आएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। बताइए जल्दी से। भाई 11 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है ना, तो प्रॉफिट के नीचे लिख दो 11 एसपी, क्योंकि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। पिछले क्वेश्चन में क्रय मूल्य के बराबर लाभ था, तो हमने 22 सीपी लिखा था। जितनी वस्तु बेची है उसके नीचे एसपी सीपी लिख दो। अब ये 11 उधर जाएगा और ये 44 इधर आ जाएगा, तो 44 सीपी, और ये 11 एसपी उधर जाकर 44 में से घट जाएगा, तो 33 एसपी बचेगा। 11 तिया 33, 11 चौकू 44। तो प्यारे भाई सीपी एसपी का रेशियो कितना आ गया? सीपी के सामने 3 और एसपी के सामने 4। कोई चीज 3 में खरीद के 4 में बेची गई है, 1 रुपए का फायदा। परसेंटेज में बताना है, 1/3 × 100, यानी कि 33 सही 1/3% का प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर डी। आप अगर चाहो दूसरे तरीके से करना तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। एक कॉपी कर लेते हैं आगे। आप ऐसे सोचो कि उसे जो लाभ हुआ है वो क्रय मूल्य पर हुआ है या विक्रय मूल्य के बराबर हुआ है? सर लाभ हुआ है वो किसके बराबर हुआ है? विक्रय मूल्य के बराबर। लाभ हुआ है विक्रय मूल्य के बराबर हुआ है, तो आप मान के चलो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 1 रुपया। बहुत सारे लोग इसी मेथड से करते हैं जो मैं करा रहा हूं, लेकिन वो, उनको ये मेथड आने के बाद भी वो गलत कर देते हैं कई सवाल, क्योंकि उन्होंने रटा होता है इसको नीचे रखो उसको ऊपर रखो, उसको ऊपर उसको नीचे, और कई बार वो ऊपर नीचे के चक्कर में गलत कर देते हैं। तो उस इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप कभी गलत ना करो अपने इस मेथड को, जो आपने सीखा हुआ है ये डायरेक्ट वाला भी, कि लाभ हुआ है विक्रय मूल्य पर, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो लाभ कितना हो जाएगा? प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा 11 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि 11 रुपए।
और हम चूंकि एक वस्तु का विक्रय मूल्य मान के चले हैं 1 रुपया, तो 44 का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 44 का विक्रय मूल्य 44 रुपया। 44 का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 44 रुपया। क्योंकि देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, पिछले क्वेश्चन में मैंने एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये माना था, तो प्रॉफिट 22 का क्रय मूल्य यानी कि 22 रुपया, और फिर उसने 66 वस्तु बेची थी, तो मैंने 66 का क्रय मूल्य निकाला। क्यों? क्योंकि मैं एक वस्तु का क्रय मूल्य मान के चला था, तो 66 का क्रय मूल्य सीधा 66 रुपये बोला। यहां पर मैंने क्या बोला? एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, 11 के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट 11 रुपया। और चूंकि मैं एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये मान के चला हूं, तो 44 वस्तु का सेलिंग प्राइस 44 रुपये। अब आप सोचो कि 44 रुपये में आपने कोई चीज बेची और 11 रुपये का फायदा हो गया, तो आप उसे खरीद के कितने में लाए होगे? 44 माइनस 11, 33 रुपये में खरीद के लाए होगे आप उसे। ठीक है भैया, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया? 11 बटे नीचे हमेशा क्रय मूल्य होता है और गुणा 100, तो 11 एकम 11, 11 तिया 33, ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये दूसरा मेथड है जिसे आप कर सकते हैं। आगे बढ़े, इस सवाल के पास आ जाओ बच्चे जरा। कह रहा है 144 कॉपी बेचने पर विक्रम को 96 कॉपी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, बताइए उसका प्रतिशत हानि कितनी है? दोनों मेथड से करके देखेंगे हम। आप देखो उसे ओवरऑल क्या हुआ सर, इस क्वेश्चन में उसे ओवरऑल नुकसान हो गया। ओवरऑल क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो हमें पता है लॉस बराबर क्या होता है? खरीदने वाले मूल्य में से बेचने वाला मूल्य माइनस करते हैं, क्योंकि लॉस के केस में खरीदने वाला मूल्य ज्यादा होता है और बेचने वाला कम होता है। कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, कल ही बताया मैंने आपको, और ज्यादा में से कम को माइनस करो। तो आप कहोगे सर लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। अब लॉस कितना हुआ है? 96 के विक्रय मूल्य के बराबर, तो इसके नीचे लिख दो 96, और विक्रय मूल्य के बराबर है तो एसपी। अब कितनी कॉपी उसने बेची है? 144। भैया 144 खरीद के भी लाया होगा, तो सीपी के नीचे 144 सीपी और एसपी के नीचे 144 एसपी, और बराबर कर दो। सीपी एसपी का रेशियो लेकर प्रॉफिट परसेंटेज बता दो जल्दी से क्या होगा। आप कहोगे सर 144 इधर आएगा, क्योंकि ये एसपी है ये एसपी है, ये जुड़ेगा, तो कितना आएगा? 6 और 4 10, 9 और 4 13 और 1 14, 240 एसपी बराबर 144 सीपी। 48 तिया 144, 48 पंजे 240, तो सीपीएसपी का रेशियो कितना हो गया भाई? सीपी के सामने 5 और एसपी के सामने 3। अब देखो कोई चीज 5 रुपए में खरीद के 3 में बेच दी, तो 2 रुपए का नुकसान हो गया। भाई 5 में खरीद के अगर मैं 3 में बेचता हूं तो 2 रुपए का नुकसान हो गया। तो 2 बटा और नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस को रखना है मल्टीप्लाई बाई 100, तो 5 से जाएगा पूरा 20 बार, और 20 दूनी 40% का नुकसान है जी। कितना नुकसान है? 40% का नुकसान है। आप इसे सेकंड मेथड से जाना चाहो तो आप ये देखो कि जो उसे लॉस हो रहा है वो क्रय मूल्य पर है या विक्रय मूल्य के बराबर है? लॉस हुआ है विक्रय मूल्य के बराबर, तो आप मान के चलो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, जिसके बराबर भी लॉस या प्रॉफिट हुआ है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, उसे हुआ है लॉस कितना? 96 के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लॉस कितना हो जाएगा? सीधा सीधा 96 रुपए का। और हमने एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाला है, तो 144 का भी विक्रय मूल्य निकालो, बराबर 144 रुपया, क्योंकि एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाला। अब आप दिमाग में सोचो, आप कोई चीज 144 रुपए में बेचते हो, आप कोई चीज 144 में बेचते हो और आपको 96 का नुकसान हो गया,
इसका मतलब है आप ज्यादा में खरीद के लाए होगे। आप 144 में बेचकर अगर नुकसान कर रहे हो ना, तो आप 144 से ज्यादा में खरीद के लाए होगे। 144 से ज्यादा में खरीद के लाए होगे। तो कितने में खरीद के लाए होगे? 144 प्लस 96, यानी कि 240। बस लॉस परसेंट निकालना है, तो 96 रुपए का लॉस 240 पर और गुणा 100। 0, 24 चौके 96, 4 धाम 40% का लॉस है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ये तो कहानी थी जब वो परसेंट पूछ रहा है। अब बात आती है अगर वो रुपए में पूछेगा। अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए उन सब में वो प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछ रहा था। अब बात करेगा रुपए की। रुपए की कि कितने रुपए में बेचेगा, कितने रुपए में खरीदा था, वो पूछेगा। सवाल है, एक दुकानदार ने 20 किताब को बेचा और 5 किताब के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। यदि उसने कुल 900 रुपए की किताब खरीदी तो उसने कितने रुपए में बेचा होगा? आप सबसे पहले क्या करो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सीपीएसपी का रेशियो बनाओ, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। रेशियो बनाने के बाद में उसने कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। पहले रेशियो, जैसे अभी तक के क्वेश्चंस में हम लोग गए हैं ना रेशियो निकालने के लिए। जैसे यहां पे रेशियो निकाला, पिछले क्वेश्चन में हमने रेशियो निकाला, ये रहा। ऐसे ही रेशियो निकालो इसमें भी। रेशियो निकालने के बाद में बन जाएगी बात कि भैया आप देखो, एक दुकानदार ने 20 किताबों को बेचा और 5 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो उसे क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। और हम जानते हैं कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है? बेचने वाले मूल्य में से खरीदने वाला मूल्य माइनस कर दो। प्रॉफिट कितना हुआ है? 5 के क्रय मूल्य के बराबर, तो प्रॉफिट के नीचे 5 सीपी लिख दो। कितनी किताब बेची है? 20। 20 एसपी, तो 20 को खरीद के भी लाया होगा, तो ये सीपी इधर आएगा, 5 में जुड़ेगा, 25 सीपी हो जाएगा, बराबर 20 एसपी। तो 5 चौक 20, 5 पूरे 25। तो सीपी एसपी का रेशियो कितना हो गया? सीपी के सामने 4 और एसपी के सामने 5। यहां तक आप आ गए। अब कह रहा है उसने 900 रुपए में खरीदा है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 900 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 900/4, 225। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 225 गुणा 5, यानी कि 1125 रुपए में उसने किताबों को बेचा होगा। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चन में आपसे उसने ये तो ओवरऑल पूछ लिया, ये तो उसने ओवरऑल पूछ लिया कि कितने रुपए में बेचा। आपसे वो ये भी पूछ सकता है एक किताब का विक्रय मूल्य। ये पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा गया। यहां तो उसने ओवरऑल कितने में बेचा, आपसे पूछेगा एक किताब को कितने में बेचा। आप क्या करोगे? आप कहोगे सर 1125, ये 20 किताबों को बेचा है, तो 20 का विक्रय मूल्य कितना है? 1125। तो एक का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1125/20, जो भी आएगा आपका। इतना काम और एक्स्ट्रा करना है आपको, अगर वो एक किताब का पूछ लेगा तो। ठीक है, चलें आगे। देखो जैसे इसमें पूछ लिया उसने, इसमें उसने पूछ लिया भाई साहब, कह रहा है एक दुकानदार 66 वस्तु 13,200 में बेचता है, तो 22 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ हो जाता है। बताइए प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? बताइए बच्चा जल्दी से। आप सबसे पहले रेशियो बनाओ,
आप देखो ओवरऑल उसे प्रॉफिट हुआ है ना, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, बेचने वाले मूल्य में से खरीदने वाला मूल्य माइनस कर दो। अब उसे 22 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो प्रॉफिट के नीचे लिख दो 22 एसपी। अब कितनी वस्तु, वो 66 वस्तु है, तो 66 एसपी माइनस 66 सीपी। ठीक है, अब ये सीपी वाला पार्ट इधर आ जाएगा और एसपी वाला 66 में से घट जाएगा, तो 66 सीपी इधर आ गया प्लस हो गया, और ये एसपी उधर जाकर माइनस हो गया। सीधा 44 लिख दो ना 22 को 66 में से घटा के, तो 22 दूनी 44, 22 तिया 66। तो सीपी एसपी का रेशियो कितना हो गया, सीपी के सामने 2 और एसपी के सामने 3। यहां तक आपने कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल लिया। अब कह रहा है कि 1320 रुपए में बेचा है, तो ये 13,200, सॉरी 1320 नहीं, 13,200 में बेचा है, तो ये 13,200 क्या है, ये उसका सेलिंग प्राइस है, ये उसका विक्रय मूल्य है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 3 यूनिट की वैल्यू 13,200 होगी, ओवरऑल 1 यूनिट की वैल्यू 4400 होगी, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 3 से कटेगा ना, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8800, यानी कि टोटल क्रय मूल्य उसका 8800 रुपए है। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, 8800 रुपए है। तो आप कहोगे कितनी वस्तु का, 66 वस्तु का, तो 66 वस्तु का क्रय मूल्य 8800 रुपए है। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है प्रत्येक का क्रय मूल्य कितना है, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है। भाई ये जो 8800 आया है ये टोटल 66 का है, तो 66 को 8800 में खरीदा, तो कह रहा है एक का क्रय मूल्य कितना है, तो 8800 बटे 66, 22 तिया 66, 22 चौको 88, 400 बटे 3 कितना होता है 133 सही 1/3। तो एक वस्तु को उसने 133 सही 1/3 में खरीदा होगा। पिछले क्वेश्चन में केवल यहीं तक की कहानी थी। पिछले क्वेश्चन में आपको बोला था उसने कि 20 किताबों को 900 रुपए में खरीदा है, तो कितने में बेचा होगा टोटल 20 किताबों को, तो 4 यूनिट की वैल्यू 900, एक की 225, 5 की 1125। यहीं पे कहानी एंड थी, टोटल का पूछा उसने। इस क्वेश्चन में उसने प्रत्येक का पूछ लिया। तो आपको दिया हुआ है उसने 13,200 में बेचा, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू, एक की वैल्यू, 2 की वैल्यू 8800। अब ये 8800 टोटल 66 का क्रय मूल्य है, तो एक का क्रय मूल्य 66 से डिवाइड कर देंगे, इतना आ जाएगा। ओके सर, क्लास ओवर कर दो, काम भी है। ठीक है भैया कर लो ओवर, आपकी मर्जी है। ठीक है बच्चे, फिर क्लास ओवर करते हैं, ये खुद से कर लेना, कल करा दूंगा आपको मैं। मत पढ़ो भैया, आज आप नहीं सुन रहे हो मेरी, हो सकता है कल आप जब एग्जाम में बैठो तो शायद आपको एहसास हो कि शायद सर को डिस्टर्ब नहीं करते हम, तो फिर चीजें एंड हमारी इस तरीके से नहीं होती। ठीक है, मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा, आप 10-20% जितना भी दे रहे हो, बचा हुआ परसेंट का आपका नुकसान है। मैं अपने परसेंटेज में कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ, आपके कहने ना कहने से मेरा परसेंटेज नहीं घटेगा मेहनत का। तो ठीक है, आपको नहीं पढ़ना है, मिलेंगे कल। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।